वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चलिए अगला टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 346 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 346 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट यूपीपीएससी वाले हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसका भी रिविज़न करते रहिए हर दिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। मेढक, सांप, मछली, कछुआ, मगरमच्छ। अब बताइए उपरोक्त में से कौन से असमतापी प्राणी हैं। एक्टोथर्म्स कौन कौन से हैं इसमें। असमतापी प्राणी, प्राणी दो प्रकार के, समतापी, असमतापी। ज़रा कमेंट करके बताइए आप, हम मनुष्य जो है वो समतापी है या फिर असमतापी। देखिए मेढक यहाँ पर असमतापी है, मछली यहाँ पर असमतापी है, मगरमच्छ यहाँ पर असमतापी है, सांप और कछुआ भी यहाँ पर असमतापी है। तो सारे के सारे तो हैं, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 4 और 5। तो देखिए असमतापी मतलब एक्टोथर्म्स अर्थात शीत रक्त प्राणी मतलब कोल्ड ब्लडेड के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के समान होता है। मेढक, सांप आदि असमतापी जीव हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण से नियंत्रित होता है। छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, मछली आदि भी शीत रक्त प्राणी है, मतलब कोल्ड ब्लडेड प्राणी है। देखिए कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड के नाम से तो आपको याद होगा, लेकिन असमतापी समतापी के नाम से भी याद रखिए, क्या क्या पता प्रश्न इस तरह से ही पूछ लिया जाए। दूसरा प्रश्न है, किसी तंत्र की स्वनियमन की क्षमता के लिए उपर्युक्त पद का चयन कीजिए। किसी तंत्र की स्वनियमन क्षमता के लिए उपर्युक्त शब्द अनुकूलन नहीं है, पर्यानुकूलन भी नहीं है, ये है समस्थापन। क्या है? समस्थापन या होमोस्टैटिस। तो किसी तंत्र की स्वनियमन या फिर स्व अस्तित्वन की क्षमता को समस्थापन या होमोस्टैटिस कहते हैं। यह जैविक निकायों की उस प्रवृत्ति का घोतक है जिसके कारण वह परिवर्तनों का विरोध करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में समस्थापन पुनर्भरण की क्रियाविधि द्वारा संचालित होता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, समस्थापन के संदर्भ में स्टेटमेंट है, कुछ 3 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा, समस्थापन या होमोस्टैटिस। तो देखिए समस्थापन के लिए सकारात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, समस्थापन के लिए नकारात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। पारितंत्र की समस्थापन क्षमता असीमित होती है। देखिए ऊपर वालों में से तो एक ही करेक्ट होगा, केवल ऊपर वाली लाइन में कुछ और कह रहा है, यहाँ सकारात्मक कह रहा है या नकारात्मक कह रहा है। तो समस्थापन के लिए सकारात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया उत्तरदायी होती है वाला स्टेटमेंट तो गलत है। और पारितंत्र की समस्थापन क्षमता असीमित नहीं होती बल्कि सीमित होती है, दूसरा वाला यहाँ करेक्ट है। केवल समस्थापन के लिए होमोस्टैटिस के लिए नकारात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, केवल 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बाहरी वातावरण में परिवर्तन होने के बावजूद आंतरिक वातावरण में स्थिरता बनाए रखना ही समस्थापन है। ध्यान दीजिएगा, बाहरी वातावरण में परिवर्तन होने के बावजूद आंतरिक वातावरण में स्थिरता बनाए रखना ही समस्थापन या होमोस्टैटिस है। पारितंत्र की समस्थापन क्षमता सीमित होती है, समस्थापन के लिए नकारात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। पारितंत्र की समस्थापन क्षमता जो है वो सीमित होती है, असीमित नहीं होती, इसलिए तीसरा गलत है। चूँकि नकारात्मक हो गई तो सकारात्मक की वजह से दूसरा वाला सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा इनमें। नकारात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया पारितंत्र की प्राथमिक नियमनकारी क्रियाविधि है। आग, वनोन्मूलन, सूखा, प्रदूषण नकारात्मक पुनर्भरण के उदाहरण हैं। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि आग हो गया, वनोन्मूलन, सूखा, ये प्रदूषण के सकारात्मक प्रदूषण सकारात्मक पुनर्भरण के उदाहरण, नकारात्मक नहीं, तो केवल एक है यहाँ पर। तो देखिए ऋणात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया ने पारितंत्र का संतुलन किया है, जिसे कुल मिलाकर पारितंत्र की प्राथमिक नियमन क्रियाविधि कहा जाता है। अतः कथन एक तो करेक्ट हो गया। इसके अतिरिक्त आग, सूखा, खनन, वनोन्मूलन, अत्यधिक सरलीकरण या एक धान्य कृषि जिसको बोलते हैं,
आदि धनात्मक पुनर्भरण प्रक्रिया के उदाहरण हैं जो समस्थापन को बिगाड़ते हैं, मतलब होमोस्टैटिस को बिगाड़ते हैं। अतः दूसरा वाला गलत हो गया। गौरतलब है कि पारितंत्र के सभी जीव विभिन्न पुनर्भरण लूपों के भाग हैं। तो 1 से 2 बार कम से कम इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बाउंसर मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समतापी जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 4 स्टेटमेंट है समतापी जीवों के संदर्भ में। तो देखिए, इनके द्वारा शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने से अन्य जीवों की तुलना में उपापचयन की दृष्टि से ये लाभ की स्थिति में होते हैं। कौन से? समतापी। एक तरह से देखा जाए तो असमतापी से तुलना की जा रही है इनकी। इन जीवों में 98.6 फ़ारेनहाइट पर जीव रासायनिक क्रियाएं सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। अगर इसको सेल्सियस में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये जीव ऊष्मा हार्ष को कम करने के लिए स्वयं को अनुकूलन में लाते हैं, ऊष्मा की क्षति को कम करने के लिए। अनुकूलन के परिणाम स्वरूप ये शीत ऋतुओं में स्वयं को सक्रिय रखने में सक्षम होते हैं। देखिए, यहाँ पर समतापी जीवों के संदर्भ में सारे के सारे करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, समतापी जीवों में 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट ताप पर जीव रासायनिक क्रिया जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। साथ ही जीवों द्वारा अनुकूलन ऊष्मा ह्रास दर को कम करने के लिए अपनाए जाते हैं, ताकि ये शीत स्थितियों में भी स्वयं को सक्रिय रख सकें। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि मनुष्य कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप प्रवणता के कारण जलाशय का तापमान एक जैसा बना रहता है। ताप प्रवणता एक ही जलाशय में भिन्न भिन्न ताप स्तरों का निर्माण करती है। शीतोष्ण झीलों में सर्दियों के निचले स्तर का जल हिमकारी ताप पर रहता है। देखिए, पहला वाला जो है, ताप प्रवणता के कारण जलाशयों का तापमान एक जैसा बना रहता है, ये गलत है स्टेटमेंट। एक जैसा थोड़ी रहता है, भिन्न भिन्न रहता है। ताप प्रवणता एक ही जलाशय में भिन्न भिन्न स्तरों का निर्माण करती है, ये करेक्ट है। शीतोष्ण झीलों में सर्दियों में निचले स्तर का जल हिमकारी बना रहता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि सतह का जल हिमकारी बना रहता है, निचले स्तर का नहीं। तो यहाँ केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, कथन 1 और 3 यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि गहरे जलाशयों में विभिन्न गहराइयों पर जल के तापमान में अंतर होता है, जो कि ताप प्रवणता स्तर द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभाजित रहता है। इस तरह ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन एक ही जलाशय में भिन्न भिन्न ताप स्तरों का निर्माण करती है। ऐसे में जल का ऊपरी स्तर अधिशर और निचला स्तर जो है वो अधशर कहलाता है। अब देखिए, शीतोष्ण झीलों में सर्दी ऋतु में या शरद ऋतु में सतहों का जल हिमकारी ताप पर होता है, जबकि निचले स्तर का जो तापमान है करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो 4 डिग्री पर तो जमेगा नहीं, हिमकारी ताप कहाँ का रहेगा? सतहों का रहेगा। एक तरह से नीचे देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ऊपर बर्फ़ जमी है, नीचे पानी है लेकिन ठंडा है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, झीलों या जलाशयों की ताप उत्पादकता के संदर्भ में आपको विचार करना है। झीलों या जलाशयों की ताप उत्पादकता। तो ताप उत्पादकता जलाशयों में जल के स्वतंत्र मिश्रण का परिणाम है। ताप उत्पादकता द्वारा सतही जल का तापमान ऊंचा एवं नीचा जल का तापमान निम्न हो जाता है, या उच्च एवं निचले जल का तापमान निम्न हो जाता है। किसके कारण? ताप उत्पादकता के कारण। ताप उत्पादकता किसी भी ऋतु की विशेषता है। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है, ताप उत्पादकता किसी भी ऋतु की विशेषता है। ऐसा नहीं है केवल शरद की है या फिर ग्रीष्म की है, शीत की है, किसी भी ऋतु की है। ताप उत्पादकता जलाशयों में जल के स्वतंत्र मिश्रण का परिणाम है, ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। ताप उत्पादकता द्वारा सतही जल का तापमान उच्च एवं निचले जल का तापमान निम्न होता है। देखिए, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, निम्न नहीं होता, एक समान होता है। तो केवल 1 और 3 यहाँ पर सही होंगे, सी हो जाएगा फिर इसका उत्तर। तो देखिए, कथन 2 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ताप उत्पादकता के परिणाम स्वरूप जलाशयों के जल का तापमान एक समान हो जाता है, ना कि उच्च एवं निचले स्तर पर अलग अलग।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताप उत्पादकता झीलों या जलाशयों में ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक तत्वों का पुनर्वितरण करती है। ताप उत्पादकता जलाशयों के जल की ऋतुबद्ध गतिविधि सीजनल मूवमेंट है। ताप उत्पादकता उथली झीलों में निम्न स्तर पर घटित होती है। यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ताप उत्पादकता के संदर्भ में डी हो जाएगा इसका उत्तर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। ताप उत्पादकता झीलों या जलाशयों में ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक तत्वों का पुनर्वितरण करती है। अब देखिए, जिससे जलाशयों में पादप प्लवों की संख्या में वृद्धि होती है। ताप उत्पादकता जलाशय के जल की ऋतुबद्ध गतिविधियों मतलब सीजनल मूवमेंट है। उथली झीलों में यह क्रिया निम्न स्तर पर घटित होती है, जबकि बृहद एवं गहरी झीलों में जल के स्वतंत्र मिश्रण से व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। ग्रीष्म एवं सर्दी मतलब विंटर ऋतु में ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों की कम उपलब्धता के कारण पादप प्लवों की वृद्धि बहुत कम हो जाती है। वहीं शरद एवं पतझड़ व वसंत में पादप प्लवक की संख्या में जो है वो वृद्धि अधिक होती है अपेक्षाकृत। मतलब देखा जाए तो कंपैरिजन करें तो शरद से ज़्यादा शीत से ज़्यादा देखा जाए तो शरद, पतझड़ और बसंत में जो है फाइटोप्लैंक्टन अधिक वृद्धि करते हैं ग्रीष्म या विंटर के मुकाबले। क्योंकि खूब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब भी नहीं जी पाएंगे ना, ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो जम जाएंगे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जैसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, जल जो है ना, जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एकमात्र अकार्बनिक तरल है। जल वनस्पतियों के प्रकार तथा उसके संगठन को भी प्रभावित करता है। जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि इसका स्थानांतरण होता रहता है। स्थानांतरण क्या होता है? माइग्रेशन देखा जाए तो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ठोस से जाएगा, गैस बन जाएगा, फिर द्रव में चला जाएगा, इस तरह होता रहता है ना। तो करेक्ट हैं सारे के सारे स्टेटमेंट, डी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, संसाधन, परिस्थिति या आवास के रूप में प्रयुक्त जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एकमात्र अकार्बनिक तरल है, जो वर्षा, वितरण और तापमान परिवर्तन के माध्यम से जलवायु को नियंत्रित करता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि इसका स्थानांतरण होता रहता है और जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, और साथ ही यह वनस्पति के प्रकार तथा उसके संगठन को भी प्रभावित करता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सही है। वायु तथा जमीन के बीच जल के संचलन को जलीय चक्र कहते हैं। वायु तथा जमीन के बीच जल के संचलन को जलीय चक्र कहते हैं। जलीय चक्र में पौधों की भूमिका नगण्य होती है। वायुमंडल में नमी की पर्याप्त उपलब्धता ही वर्षण का कारण है। जलीय चक्र में पौधों की भूमिका नगण्य होती है, पहला करेक्ट है। नगण्य नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है। इस तरह के जो शब्द हैं इनका अंग्रेजी मीडियम जरूर देख लिया कीजिए, पता चला आप इसको गलत कर दो। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। जलीय चक्र में पौधों की भूमिका नगण्य नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, वायु तथा जल के बीच जलीय तंत्र के जल का संचलन ही जलीय चक्र है, तो पहला करेक्ट है। जलीय चक्र में पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नगण्य नहीं होती। उष्णकटिबंधीय वनों में तो वार्षिक वर्षा 3/4 भाग पौधों द्वारा वायुमंडल में वापस कर दी जाती है। तो दूसरा वाला गलत हो गया, नगण्य नहीं होती, महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। अब देखिए, जलवाष्प वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो पर्याप्त नमी का ही परिणाम है। यही संघनित होकर वर्षण मतलब कोहरे के रूप में, बर्फ़ के रूप में, वर्षा के रूप में आदि का निर्माण करता है और धरती पर गिरता है। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।